नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रश्न की चर्चा इस क्लास में करेंगे। पहला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी कि जो लीवर है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ऑप्शन सी हमारा यकृत, जिगर भी कहते हैं इसको, यकृत को जिगर कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। लार ग्रंथि हमारे मुख के अंदर पाई जाती है, लार का स्त्राव करती है। थायराइड हमारे गले में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो मादा जनन अंग से यानी कि ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उससे निकलता है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन, सभी कथन सत्य। इससे रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, रिलैक्सिन हार्मोन। ये प्यूबिक सिम्पाइसिस को शिथिलित कर देता है बेबी बर्थ के समय। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को कंट्रोल किसके द्वारा होता है? यानी कि जो हमारी जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो वो हमारी सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होती है, सेरिब्रम। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, सेरिब्रम, ऑप्शन ए, जिसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापमान कौन कंट्रोल करता है या कहाँ से नियंत्रित होता है? तो हमारे शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस यानी कि हाइपोथैलेमस शारीरिक तापमान भूख प्यास का नियंत्रण केंद्र है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, हाइपोथैलेमस। तो ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, शरीर का तापमान हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल होता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास को नियंत्रित। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ये भोजन का अंतःग्रहण करता है सूडोपोडिया, जिसको कहते हैं अपन कूटपाद, यानी कि ये सूडोपोडिया की सहायता से भोजन को एंडोसाइटोसिस यानी कि अंतःग्रहण करने का काम करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें कूटपाद सूडोपोडिया इसका करेक्ट आंसर है। कूटपाद की सहायता से भोजन का अंतःग्रहण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार के अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन इसका एक और नाम है एमाइलोज। तो ये जो टाइलिन एंजाइम ये स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यानी कि जो जटिल शर्करा है उसको सरल शर्करा में बदलने का काम करता है। तो ऑप्शन सी टाइलिन हमारा करेक्ट आंसर है। ये लार के अंदर, मानव लार के अंदर पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वास। तो देखिए निश्वसन में तो अपन सांस को अंदर लेते हैं, उसको निश्वसन कहते हैं। और इसमें जो हमारा ऑप्शन आएगा श्वासोच्छ्वास, यानी कि श्वासोच्छ्वास की सहायता से हम श्वास ग्रहण करते हैं और श्वास छोड़ते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा का उत्पादन ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। तो इसमें जो ग्लूकोज जो होता है ग्लूकोज का उपयोग करती है, यानी कि खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा के लिए हम क्या देते हैं? ग्लूकोज देते हैं। तो ग्लूकोज क्या है? हमारे शरीर को, हमारी सेल्स को ऊर्जा प्रदान करता है। तो खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाह्य वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो बाह्य वातावरण से किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? विसरण विधि द्वारा, यानी कि विसरण विधि की सहायता से जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? पौधों की बात हो रही है यहाँ पे, तो विसरण विधि। ठीक है, विसरण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा, ऑप्शन बी विसरण। क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है?
यानी खाद्य पदार्थों के साथ क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होते हैं। खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, और जो जटिल जो शर्करा है या जटिल कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है रेस्पिरेशन के दौरान। अगला है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है, यानी कि पौधे के अंदर खाद्य पदार्थ किस रूप में स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन ए है अपना ग्लूकोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसमें हमारा जो आएगा सुक्रोज यानी कि जो शुगर है वो सुक्रोज की फॉर्म में पौधों के अंदर मुख्य रूप से स्थानांतरित होती है। सेल्यूलोज भी पादप के अंदर संग्रहित होता है। जो गन्ने के अंदर जो है होती है शुगर वो सुक्रोज है, इसकी वजह से गन्ने के अंदर मिठास होती है। तो क्वेश्चन 12 है हमारा, एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप यानी कि जो बीपी है वो होता है, तो ये mmHg पैमाने पर 120 और 80 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, 120/80 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है, तो मानव मस्तिष्क की सबसे जो बाहरी झिल्ली है वो है पाया मीटर ड्यूरामीटर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, ड्यूरामीटर। मनुष्य की जो मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14 है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, तो जो घ्राणेंद्रिय ऑल्फैक्टरी जो पाली है, घ्राणेंद्रिय पाली वो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को कंट्रोल करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्टिकल ये देखने को कंट्रोल करती है। और शहरी अगला, चलो क्वेश्चन नंबर 15 है, मनुष्य बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो ये है सेरिब्रम, यानी कि जो अग्र मस्तिष्क जो होता है वो चिंतन और बुद्धि और चतुराई और उसका नियंत्रक केंद्र है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। क्वेश्चन 16 है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है, तो इसको ग्लूके जो हमारे ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन कंट्रोल करता है, इंसुलिन हमारा करेक्ट आंसर है। जो इंसुलिन जो हार्मोन है ये हमारे जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, शर्करा की मात्रा को कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ को रोकता है। इसकी कमी से जो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और डायबिटीज़ रोग हो जाता है। क्वेश्चन 17 है, टाइलिन है, तो टाइलिन एक प्रकार का क्या है, एंजाइम है, जो कि स्टार्च जो है उस जो कि पॉली जो सेकेराइड्स हैं उसको स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, यह मानव लार में पाया जाता है। क्वेश्चन 18 है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम यानी कि जैविक प्रक्रिया के अंदर पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, शोषण भी आता है, तो सभी आते हैं, यानी कि न्यूट्रिशंस, एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन तीनों ही आते हैं जैव प्रक्रम के अंदर कि जैव प्रक्रम। अगला है 19वां क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो ये एक प्रकार का है फंगस है। गोबर छत्ता कुकुरमुत्ता मृतजीवी होता है, मृतजीवी सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मृतजीवी कुकुरमुत्ते। क्वेश्चन 20 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, कितनी परसेंट पाई जाती है, 0.03%, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो जो छाया में पनपते हैं उन पौधों को कहते हैं सियोकाइट्स, यानी कि सियोकाइट्स क्या है, जो पौधे छाया के अंदर पनपते हैं, यानी कि जो छाया प्रिय प्लांट्स हैं। क्वेश्चन 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो मानव मुख्य श्वसन अंग है फेफड़ा होता है, लंग्स हमारे मुख्य श्वसन अंग है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, फेफड़ा, लंग्स। क्वेश्चन 23 है, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो देखो डायरिया श्वसन तंत्र से नहीं है, टीबी है और निमोनिया है,
तो हमारा बी और सी हमारा करेक्ट आंसर है। टीबी जो कि लंग्स से संबंधित है, निमोनिया ये बच्चों के अंदर होता है, तो हमारा बी और सी हमारा करेक्ट आंसर। टीबी और निमोनिया दोनों ही रेस्पिरेटरी संबंधित रोग हैं। क्वेश्चन 24, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, जबकि लो ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन सी हाइपरटेंशन हमारा करेक्ट आंसर है। उच्च रक्तचाप की अवस्था हाइपरटेंशन। क्वेश्चन 25 है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ। तो मछलियाँ अमोनिया का उत्सर्जन करती है क्योंकि ये जलीय जीव हैं, तो जलीय जीव ज़्यादातर अमोनिया का उत्सर्जन करती है। क्वेश्चन 26 है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो ये ट्रांसपायरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा। तो अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में पादप की पत्तियों द्वारा या बाह्य सतह द्वारा बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल बाहर की ओर उत्सर्जित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, ट्रांसपायरेशन भी कहते हैं इसको। क्वेश्चन 27 है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी यानी जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है तो वो है हमारा ए पत्तियाँ, यानी पत्तियाँ प्रकाश संश्लेषी अंग है। इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है, इन्हीं में स्टोमेटा होता है। क्वेश्चन 28 से पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, तो क्या रहते हैं? स्टोमेटा यानी रंध्र। तो रंध्र की सहायता से ही गैसों का आदान प्रदान होता है। रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, प्रकाश संश्लेषण, ये रंध्र की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी गैसों का विनिमय स्टोमेटा द्वारा। 29वां हमारा प्रश्न है, फेफड़ों का आकार होता है। तो फेफड़ों का आकार गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो शंक्वाकार होता है फेफड़ों का आकार। ऑप्शन सी शंक्वाकार। क्वेश्चन 30 है हमारा, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो क्वेश्चन हमारा 30 है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन प्रकार की अभिक्रिया है भोजन का पाचन। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, भोजन का उपचयन। ये एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है। 31वां प्रश्न है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो हार्मोन शब्द का जो नामकरण है ये बेलिस और स्टर्लिंग ने किया था। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, बेलिस और स्टर्लिंग, इन्होंने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। तो ऑप्शन सी बेलिस एवं स्टर्लिंग द्वारा हार्मोन शब्द का नामकरण किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, बेलिस एवं स्टार्लिंग। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो देखिए, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, ये 3 नियम दिए थे मेंडल ने। तो पृथक्करण का जो नियम है ये मेंडल द्वारा दिया गया था, आनुवंशिकी का जनक। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन 33, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो बायोलॉजी शब्द है इसका यूज़ सबसे पहले लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, इन्होंने बायोलॉजी या जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। 34वां प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम है? तो जीव विज्ञान का जनक है अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 35 हमारा, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो जो बॉटनी है, वनस्पति विज्ञान है, उसका जनक है थ्रियोफ्रेस्टस। तो ऑप्शन ए थ्रियोफ्रेस्टस हमारा करेक्ट आंसर है। तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, पादप विज्ञान का जनक या बॉटनी का जनक थ्रियोफ्रेस्टस। 36वां प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की? देखिए इसमें ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, पुर्तगाली। तो जो ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा। अगला 37वां प्रश्न हमारा, फाइकोलॉजी। तो देखिए, जो फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी की जाती है? तो फाइकोलॉजी के अंदर शैवाल यानी कि शैवालों का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंदर, जबकि माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कवकों का। वायरोलॉजी में विषाणुओं का। 38वां प्रश्न है,
पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पर्यावरण का जो हमारा जो इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी का अंदर किया जाता है, एनवायरनमेंट का। डेंड्रोलॉजी का संबंध है, तो ये डेंड्रोलॉजी झाड़ियों का अध्ययन से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी जो स्टडी झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है एंथोलॉजी। फ्लावर की स्टडी ऑफ फ्लावर, एंथोलॉजी। 41वां प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित शाखा विज्ञान की शाखा को कहते हैं? यानी कि जो वनस्पति का संवर्धन किसके अंदर किया जाता है? तो ये हॉर्टिकल्चर यानी कि वनस्पति को बढ़ावा देना, उनका संवर्धन करना, हॉर्टिकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि की जाती है। फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर से संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी वनस्पति उसके संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है, जिसके अंदर हम पादप या वनस्पति का संवर्धन का अध्ययन करते हैं। तो ये ऑप्शन बी हमारा है करेक्ट आंसर, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्वेश्चन नंबर 41 वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? यानी कि इसके अंदर बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी यानी कि सीड्स की स्टडी की जाती है स्पर्मोलॉजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 अपना एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका स्टडी की जाती है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंदर घासों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, घासों का अध्ययन। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में ऑप्शन ए घासों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी क्वेश्चन 44 हमारा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी के अंदर भूमि यानी कि मिट्टी यानी कि सॉइल का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन, मृदा का अध्ययन, पेडोलॉजी। 45वां हमारा प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान की शाखा क्या है? तो वर्गीकी के अंदर यानी कि जो टैक्सोनॉमी के अंदर पौधों का नामकरण किया जाता है। अगला 46वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी यानी कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? तो ये है कैरोलस लिनियस, यानी कि लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा गया है, द्विनाम पद्धति का जनक कहा गया है। तो वर्गीकी का पितामह, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, कैरोलस लिनियस। 47वां हमारा प्रश्न है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं? तो ये रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में भी मिलते हैं, दलदल भूमि में भी मिलते हैं। तो इन सभी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनाइज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। विषाणु ग्रोथ करता है यानी कि वायरस कहाँ से ग्रोथ करता है? तो ये जीवित कोशिका के अंदर ग्रोथ करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर, वायरस जो हमारे लिविंग सेल्स है उसके अंदर ग्रोथ करते हैं। 49वां प्रश्न है, साबूदाना किससे बनाया जाता है? यानी कि जो सेगापॉम है, जो साइकस का जो एक्सट्रैक्ट है, उस एक्सट्रैक्ट की सहायता से उस सेगापॉम यानी कि साबूदाना तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन डी। अगला है हमारा क्वेश्चन 50, फलों का अध्ययन। देखिए, जो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंदर करते हैं, जबकि फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो पोमोलॉजी यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी, यानी कि फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर, पोमोलॉजी। तो दोस्तों, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।